है न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ताह शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा है। आपको बता दें, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का वो दर्शन करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें, दोपहर 3:35 पर पीएम मोदी पुष्कर हेलीपैड पहुंचेंगे। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद पीएम मोदी कायड़ स्थित विश्राम स्थली पहुंचेंगे, जहां उनकी जनसभा है जिसको वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर 4:40 पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान आपको बता दें कि तमाम तरीके की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच से नजर आएंगे। क्या कुछ बड़ी बातें इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा राजस्थान के अजमेर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते नजर आएंगे, पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी मिल रही है। दोपहर 3:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर हेलीपैड पर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। तो पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में बेहद अहम दौरा है, क्योंकि राजस्थान के अजमेर दौरे पर वो है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होना है। अब ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जाए और क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो चूंकि पहले से ये कार्यक्रम तय था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर जाएंगे और अजमेर की अगर हम बात करें खासतौर पे जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है, 3 बजे के आसपास वो किशनगढ़ पहुंचेंगे, इसके बाद उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में कहीं ना कहीं वो पूजा अर्चना करते हुए, अभिषेक करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही करीब 4:40 के आसपास वो एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। विश्राम स्थली पर कहीं ना कहीं कायड़ विश्राम स्थली जनसभा है, वहां पे कहीं ना कहीं ये जनसभा प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभी से ही बसों के माध्यम से तमाम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या जो जनता है, वो कहीं ना कहीं वहां पे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का उनके सिलसिला शुरू हो गया है। तैयारियां पहले से करीब 15 दिन से चल रही थी इस जनसभा को लेकर, खासतौर पर अगर हम बात करें तो। और प्रधानमंत्री जब जनसभा करेंगे तो उम्मीद जताई जा रही है करीब 2 लाख के आसपास वहां पे भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसके साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की वहां पे मौजूदगी रहेगी और तमाम राजस्थान के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। चूंकि 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हो चुके हैं, इस दौरान प्रधानमंत्री निश्चित रूप से 9 साल का लेखा जोखा एक तरीके से विकास के कार्यों को कितना मोदी सरकार ने किया है, कौन कौन से नए फैसले और पुराने फैसलों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश के हित में फैसले लिए गए, इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने मंच से संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही जहां पे ये जनसभा होने वाली है, बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 विधानसभा सीटें कहीं ना कहीं उस एरिया को कवर करेगी। जनसभा की अगर हम बात करें तो प्रभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जनसभा के माध्यम से करेंगे, यानी कि अपने पक्ष में लोगों को एकजुट करने का एक तरीके से कवायद भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो आसपास की लोकसभा सीटें हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इस जनसभा का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि काफी संख्या में लोगों को बुलाया गया है। अलग अलग जगहों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, करीब 4000 से ज्यादा जो जवानों की तैनाती है वो वहां पे की गई है। करीब 300 से ज्यादा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वहां पे बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, पोस्टर बैनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं जो रूपरेखा है इस कार्यक्रम की वो पहले से राजस्थान बीजेपी की ओर से खासतौर पे तैयारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरा कर ली गई है। कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपने जानकारी दी है कि भारी संख्या में वहां लोग पहुंच सकते हैं, यानी कि अगर जन सैलाब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में देखने को मिलेगा तो मुश्किलें कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी उतनी ही तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये रिवाज यहाँ का रहा है कि सत्ता परिवर्तन होता है और कांग्रेस उस रिवाज को खत्म करना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विधानसभा चुनाव से पहले ये जो रैली हो रही है ये एक तरीके से आगाज भी हम कह सकते हैं और इसमें जिस तरीके से लोग जुटेंगे तो मुश्किलें जो हैं वो कांग्रेस की बढ़ती नजर आएंगी।
बिल्कुल, अगर हम बात करें जहाँ पे प्रधानमंत्री की ये जनसभा होने वाली है, करीब 30 से 35 सीटें कहीं न कहीं उस एरिये से कवर प्रधानमंत्री कर सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटों पर कहीं न कहीं अपना इस जनसभा के माध्यम से जो प्रभाव है, वो बताने का प्रयास कर सकती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। और एक तरीके से राजस्थान में इसको एक तरीके से राजनीतिक बिगुल खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब भी अपना भाषण देते हैं या यूँ कहें कि जनसभा को संबोधित करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से भीड़ उमड़ कर आती है। और प्रधानमंत्री जहां जहां भाषण देते हैं, लगभग जो रेशियो की अगर हम बात करें तो ज्यादातर सीटों पर प्रधानमंत्री के संबोधनों का असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादातर लोग वोट भी करते हैं। ऐसे कई जो संसदीय सीट होती है जहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर पहले भी जाते रहे हैं, तो वहां पे देखने को मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक लोकप्रियता है और कहीं ना कहीं आज वो भी देखने को मिलेगी राजस्थान में जिस तरीके से तैयारी, क्योंकि अभी से बच्चों की कार्यक्रम शाम का है और अभी से ही बसों में भरकर लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, अपने साधनों से पहुंच रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल से पहुंच रहा है, कोई निजी वाहन से पहुंच रहा है। तो अलग अलग साधनों से वहां पे लोग कहीं ना कहीं पहुंचने अभी से शुरू हो गए हैं। लेकिन कितना जनसैलाब उमड़ता है पीयूष, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बड़ी बातें करते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच आगे बढ़ते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें 3 दिवसीय मणिपुर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों का अमित शाह ने इस दौरान जायजा लिया है। मणिपुर के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही मणिपुर के मोरेह यानी कि भारत म्यांमार सीमा और कांगपोकपी क्षेत्र का वो दौरा करने वाले हैं। मोरेह में कई स्थानीय समूहों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ वो बातचीत भी करेंगे। इसके साथ ही कांगपोकपी में नागरिक समाज संगठनों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। इम्फाल में सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा बैठक की जानी है। तो इसी बीच दिल्ली से खबर, आपको बड़ी खबर बता दें। आपको साक्षी मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट यहां पर किया गया है। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। अब इसके जरिए पुलिस तमाम तरीके के सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहां पर जो आरोपी है वो पहुंचता है, उसके बाद नाबालिग पहुंचती है और किस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता है। ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि साक्षी मर्डर केस, अब इस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। और इस बीच खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। वहीं साक्षी मर्डर केस से एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि साक्षी मर्डर केस में एक और सीसीटीवी सामने आया है। नाबालिग की हत्या से पहले का सीसीटीवी ये सामने आया है। हत्या से 2 मिनट पहले वारदात वाली जगह की तरफ जा रही नाबालिग इसमें दिखाई दे रही है। सफेद टी शर्ट पहने हुए नजर ये नाबालिग आ रही है और हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन लगातार नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। इससे पहले जो आरोपी है साहिल, उसकी किसी के साथ बातचीत करने वाला सीसीटीवी भी सामने आया था। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साक्षी मर्डर केस में एक और सीसीटीवी सामने आया है। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, साक्षी मर्डर केस के बारे में अब पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें नाबालिग नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी अब तक पुलिस को, कितने सुराग हाथ लगे हैं? क्या वो हथियार, वो चाकू बरामद किया गया है जो रिठाला में छुपाए होने की खबर थी कि रिठाला में छुपाया गया है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया और साहिल ने जिस तरीके से चाकुओं से साक्षी को गोद कर मार डाला, और निश्चित रूप से कई सवाल खड़े हुए। हालांकि साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार किया और उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान साहिल ने सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, साहिल ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण जो खुलासे हैं वो कहीं ना कहीं किए हैं। दिल्ली पुलिस भी लगातार हर पहलू पर छानबीन कर रही है। साहिल के दोस्तों की भी कहीं ना कहीं खोजबीन जारी है कि साहिल किन किन दोस्तों से बात करता था, खासतौर पे जब साक्षी से ये बात करता था उस दौरान, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले ही
जो साहिल है उसने वहाँ पे जो लोकल बाजार लगता है शाहबाद डेयरी के आसपास, वहाँ से उसने चाकू खरीदा था। इसके साथ ही साहिल के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है और इसके प्रवृत्ति के बारे में पता लगा रही है, क्योंकि आपने देखा कि साहिल का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर किस तरीके से आतंकित करने वाला ये रील बनाता था और किस तरीके से धूम्रपान करते हुए ये रील बनाता था। और एक तरीके से इसकी छवि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इसने निर्ममता से साक्षी की हत्या की है, उसके बाद लगातार जो 2 दिनों की रिमांड पर कहीं ना कहीं अब भी साहिल है और दिल्ली पुलिस हर उस बिंदु पर, हर उस पहलू पर जांच कर रही है। इस दौरान कई सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आए। सबसे पहले जो जिसमें साहिल साक्षी पर वार कर रहा है वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं अब साक्षी की भी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है कि वो कहीं ना कहीं घटनास्थल की ओर जाते हुए उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है। और 8 बजे के आसपास का ये वीडियो बताया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस हर उस पहलू पर, हर उस कई तरीके के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें एक सीसीटीवी भी ये सामने आया था कि साहिल किसी से बात कर रहा था वारदात करने से पहले, इस हत्या को अंजाम देने से पहले। हालांकि अब पुलिस द्वारा जहां पर छानबीन की जा रही है, खोजबीन की जा रही है, तो वहीं पुलिस की तरफ से अब इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है। देखिए, जो भी कानूनी पहलू होते हैं, निश्चित रूप से जब भी कोई घटना होती है तो पुलिस की ओर से सीन रिक्रिएशन कराया जाता है कि आखिर वो घटना किस तरीके से हुई है और क्या कुछ मंशा रही है, क्योंकि पुलिस को भी एविडेंस जुटाने पड़ते हैं, पुलिस को भी कोर्ट रूम में जवाब देना पड़ता है। तो इसी कड़ी में तमाम प्रक्रियाएं पुलिस जो है वो फॉलो करती है और इसी कड़ी में तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की ओर से। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि साहिल की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्सेस बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास पुख्ता आधार है, पुख्ता सबूत हैं और जब अगली बार कोर्ट में दिल्ली पुलिस इसे पेश करेगी तो निश्चित रूप से इसे कोर्ट रूम के समक्ष इस पूरे आधार को, इस सबूतों को कहीं ना कहीं रखा जाएगा और कोर्ट को बताया जाएगा। पूरा देश साहिल के लिए फांसी की मांग कर रहा है और साक्षी के परिवार की अगर हम बात करें तो आपने देखा किस तरीके से मां बेसुध पड़ी है और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि पिता को, माँ को और इनकी जो साक्षी की भाभी है उसको किसी भी तरीके से साहिल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, यानी कि ये नहीं जानते थे कि साक्षी साहिल से बातचीत करती थी। और ये अगर हम बात करें तो साहिल के कई सोशल मीडिया पर जो चैट्स है वो भी वायरल हो रहे हैं और जिस तरीके से कई लड़कियां इसे भाई कह के संबोधित कर रही हैं, बर्थडे विश कर रही हैं और किस तरीके से ये डार्लिंग और जान जैसे शब्दों का प्रयोग उन लड़कियों के लिए कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश के तहत कहीं ना कहीं वो इसी प्रवृत्ति का था, कहीं ना कहीं आतंकित करने वाले जो रील्स है वो बनाता था, जो धूम्रपान करते हुए जो रील्स है इंस्टाग्राम पे ये वायरल हो रहे हैं। और पीयूष यही नहीं, यहाँ पर साहिल की तरफ से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये कहा गया कि उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उसने हत्या की है और किस तरीके से निर्मम हत्या की गई उसकी लगातार वीडियो तक हमने पहुंचाई। वहां किस तरीके से लोग घूमते रहे और किसी ने भी हेल्प नहीं की वहां पर, ये बहुत बड़ा सवाल है और कई सवाल निशान इस दौरान पुलिस प्रशासन पर अगर खड़े होते हैं तो वहां मौजूद जनता पर भी उतने ही सवाल खड़े होते हैं। हालांकि उस चाकू के बारे में क्या कोई सुराग मिल पाया है रिठाला में जो छुपाया गया था? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस अभी भी जांच कर रही है, चूंकि इसने कहा क्या चाकू को वाकई में जाकर कहीं छुपाया था या वाकई में इसने उस चाकू को फेंक दिया था और दिल्ली पुलिस इसमें पूरी तरीके से जांच कर रही है, पूरी तरीके से छानबीन कर रही है, चूंकि दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले को गोपनीय रख रही है। आपने देखा कि जब ये बताया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस उसे रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन गुपचुप तरीके से सुरक्षा के कारणों के मद्देनजर कहीं ना कहीं इसे गुपचुप तरीके से रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया और करीब 10 बजे ही कल पेश कर दिया गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं 2 दिनों की इसकी रिमांड मिली थी। तो पूरी तरीके से कार्रवाई को भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस गोपनीय इसलिए रखना चाहती है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई फेक खबर इस पूरे प्रकरण से लेकर निकले और कहीं ना कहीं इस वायरल हो। तो पूरी तरीके से गोपनीय रूप से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। निश्चित रूप से चाकू के बारे में भी दिल्ली पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि 6 चश्मदीदों को भी ढूंढा जा रहा है कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को देखा, तो कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा साक्षी अन्य जिन लड़कों से बातचीत करती थी उससे भी कहीं ना कहीं ये पूछताछ होगी, क्योंकि
बताया जा रहा है कि जो साहिल है उसने पूछताछ के दौरान कई लड़कों के नाम भी लिए हैं। बताया जा रहा है कि साक्षी किसी और लड़के से भी बातचीत कर रही थी और कहीं ना कहीं साहिल को ये नागवार गुजरा और साहिल इस बात से भी नाराज हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस जब जांच कर रही है, जब पूछताछ कर रही है, तो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर क्या कुछ बयान देती है देखने वाली बात होगी और खासतौर पर कोर्ट रूम में जाकर क्या कुछ अपना जवाब दाखिल करती है और क्या कुछ सबूत पेश किए जाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, हर उस बिंदु को सिर्फ चाकू बल्कि उसके फोन्स के चैन को खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, अब क्या कुछ होता है देखिए आगे इस पूरे मामले पर देखना होगा, लेकिन सभी की यही मांग है कि जल्द से जल्द ये जो आरोपी है इसको दोष मुक्त कराया जाए, दोष मुक्त माफ कीजिएगा, इसको दोषी करार दिया जाए और उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा इस साहिल को दी जाए, ये सभी की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से आपको खबर बताते हैं, पहलवानों के धरने का मामला। आपको बता दें पहलवानों के मुद्दे पर किसान संगठनों का ऐलान, 4 जून को सोनीपत में होगी महापंचायत, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहलवानों के धरने का मामला ये पूरा है। पहलवान लगातार धरना दे रहे थे, हालांकि जंतर मंतर पर जहां धरना दिया जा रहा था वहां इनके धरने को, इनकी जगह को खाली करवा दिया गया। अब इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यहां बताया जा रहा है कि पहलवानों के मुद्दे पर किसान संगठनों का एक बड़ा ऐलान, 4 जून को सोनीपत में महापंचायत इसको लेकर होगी। वहीं दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर पीएफआई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी यहां पर की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक, केरल और बिहार में एनआईए की रेड, जहां आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। कई ऐसे ठिकाने जहां छापेमारी फिलहाल की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी और वो देखना भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि 25 ऐसे ठिकाने जहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और लगातार यहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक, केरल और बिहार में एनआईए की रेड। वहीं आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए फिलहाल ये जो छापेमारी है वो कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे आजमगढ़, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें शाम 5 बजे भैरव पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। 13वीं कार्यक्रम में वो यहां पर शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजनाथ सिंह का आजमगढ़ दौरा, शाम 5 बजे भैरव पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, ये बड़ी जानकारी। वहीं कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत भवानीपुर खट्टी पंचायत के बबला बन्ना गांव में पिछले 5 साल में गांव गंगा कटान में समा चुका है। जो मस्जिद पहले गांव के बीचों बीच हुआ करती थी वो अब गंगा नदी के किनारे है। बात करें इस साल की तो पिछले 4-5 महीनों में ही गांव के लगभग 2000 घर और सैकड़ों बीघा खेती की जमीन नदी में समा चुकी है। लोगों की रोजी रोटी का जरिया खत्म हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है। वहीं नालंदा में गरसराय प्रखंड के धनहर गांव पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि 3 किलो मांस खाने वाले और लंबा लंबा टीक रखने वाले सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अंदर एक भी सनातन धर्म का लक्षण नहीं दिखता है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम घूम कर दिखावा करते हैं। संतोषी मां के दरबार में आप उपस्थित हुए हैं, अतः हम इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अतः तमाम जन समुदाय से भी तो श्रवण कुमार ने तंज कसा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर, उन्होंने निशाना साधा।
संतोषी माँ के दरबार में आप उपस्थित हुए हैं। जितने भी प्रकार 3 बित्ता का टिक रखते हैं और 3 किलो मांस खाते हैं और ये धर्म के बारे में प्रचार करते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। तो ये सनातन धर्म का एक भी लक्षण उनके अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं और अपने विभाग के जरिए उनको जो गरीबों के लिए हक देना चाहिए उससे मुंह मोड़ते हैं और गरीबों को धर्म के लिए उनको प्रेरित करते हैं। ये तो धर्मगुरुओं का काम है, ये पॉलिटिकल आदमी का काम नहीं। वहीं धामी बैठे आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं। नियोजन विभाग का है। कई बार ये देखा गया है कि जिला में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है उसकी मीटिंग किसी कारणवश लेट होती है, तो बाकी जो साल वित्तीय वर्ष का समय बचता है उसमें काम पूरे नहीं हो पाते। इसको एक्सपेडाइट करने के लिए ये कहा था कि दिसंबर माह में ही वित्त विभाग हर जिले को डिस्ट्रिक्ट प्लान का आउटले अवगत करा देगा। उसमें एक व्यवहारिक कठिनाई आई कि जब तक स्टेट का बजट पास नहीं होता तब तक वित्त विभाग जिलों को नहीं बता पाएगा। तो इसमें छोटा सा संशोधन यही किया है कि वित्त विभाग दिसंबर नहीं, बजट के असेंबली द्वारा पास होने के बाद जिलों को अवगत कराएगा। 5वां मद आवास विभाग का है। एक जे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी नवीन चक्राता टाउनशिप, एक नया शहर का विकास का कार्य किया जाएगा और उसमें ये मसूरी MDDA का विकास क्षेत्र जो है उसको बढ़ाया जाएगा। ये करीब 40 गांव इसमें ऐड किए गए हैं। शैलेश आप बता दो, गांव हैं 40। तो धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और उसके बाद यहां पर जानकारी दी गई कि किस तरीके से आगे उत्तराखंड में काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। पहलवानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। आपको बता दें, पहलवानों के हरिद्वार जाने को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि पहलवानों के हरिद्वार जाने को लेकर यहां अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। ये देखिए, ये वही ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। आपको बता दें कि पहलवान हरिद्वार पहुंचे थे, वहां पर अपने मेडल्स को विसर्जन कर रहे थे, गंगा में बहा रहे थे। हालांकि उस समय उनको नरेश टिकैत की तरफ से रोक दिया गया। उसके बाद वो वापस लौट गए। हालांकि इसको देखते हुए तमाम तरीके की टिप्पणियां सामने आई और इसी बीच अखिलेश यादव का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी पर जमकर निशाना और बरसते भी इससे पहले नजर आए हैं इसको लेकर। और अब आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में यह अखिलेश यादव का ट्वीट जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार, जहां कल तमाम जो पहलवान हैं वो पहुंचे अपने मेडल लेकर, और उस दौरान उन पहलवानों ने ये ठाना था कि वो विसर्जन करेंगे गंगा में। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी भवन में यौन उत्पीड़न का मामले में आरोपी की उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह, वहीं आपको बता दें कि परमार राजवर्धन सिंह, यहां पर गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी भवन में
यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला और उज्जैन से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह और यहां पर गिरफ्तारी की गई है। यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। उज्जैन से आरोपी को गिरफ्तार किया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है।